नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली, G7 एकोमोडेट्स इंडियन स्टैंड ऑन इंटरनेट कर्ब्स। जैसे कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में जो G7 वाला आर्टिकल था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। मैंने वहां पे आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं इंडिया के जो कि कहीं ना कहीं इस G7 की मीटिंग में माने गए हैं। आपको पता है कि हर साल G7 की समिट होती है और कहीं ना कहीं गेस्ट लीडर्स की तरह और कंट्रीज को भी बुलाया जाता है, इंडिया को भी बुलाया जाता है। अब इस बार एक ओपन सोसाइटीज ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे G7 कंट्रीज के द्वारा और गेस्ट कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि भैया डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करना जरूरी है, पीपल फ्री फ्रॉम फियर एंड ऑपरेशन रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नया स्टेटमेंट साइन किया गया है G7 कंट्रीज के द्वारा, यहाँ पे न्यू दिल्ली की कंसर्न्स को अकोमोडेट किया गया। एक्चुअली में हुआ ये था कि मई में G7 फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट अडॉप्ट किया था और उस स्टेटमेंट में जो ओपन सोसाइटीज वाला सेक्शन था ना, यहाँ पे कंडेम्ड किया गया था इंटरनेट शटडाउन को अनइक्विवोकली, मतलब किसी भी प्रकार के इंटरनेट शटडाउन को उन्होंने कंडेम किया था और बोला था इन्होंने कि जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन होते हैं, दिस इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने G7 कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला और अब यहाँ पे जो इनका ओपन सोसाइटीज वाला एग्रीमेंट आया है, इसमें बोला जा रहा है कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन सही नहीं है। मतलब कि इंडिया ने ऑब्वियस बात है कश्मीर के इशू को लेके, फिर दिल्ली में और आसाम में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा था तो भारत सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था कि जब भी कहीं पे एजिटेशन या कोई वायलेंट मॉब हिंसा या फिर कोई मान लीजिए रिलीजियस दंगे होते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट बंद किया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इलाके में इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ फैलती है ना उससे कहीं ना कहीं दंगे भड़कते हैं, तो सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। तो अब इंटरनेट बंद करने को अगर क्रिटिसाइज करेगी G7 कंट्री तो इंडिया बोलेगा कि भाई हमारे पास बहुत सारी डोमेस्टिक कंपल्शन से प्रॉब्लम्स हैं, सो उनको डील करने के लिए हमको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। तो G7 कंट्रीज ने इंडिया के कंसर्न को मारते हुए अपने स्टेटमेंट को बदला है और बोला कि सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन सही नहीं है, बाकी एक्सट्रीम सिचुएशंस में इंटरनेट शटडाउन किए जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न को G7 ने यहाँ पे अकोमोडेट किया है। फिर ऐसा नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन केवल इंडिया में हुए हैं, दुनिया में बहुत सी जगहों पे हुए हैं। तो म्यांमार में जब कूप हुआ था वहां पे इंटरनेट शटडाउन किया गया। हांगकांग में जब चाइना सिक्योरिटी लॉस को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था तब इंटरनेट शटडाउन हुआ है। समझ गए। तो इंटरनेट शटडाउन बहुत जगहों पे हुए हैं। फिर यहाँ पे इस G7 स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि भाई हम लोग एक क्रिटिकल जंक्शन पे हैं जहाँ पे फ्रीडम को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है फ्रॉम राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म। ये राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म म्यांमार से ले सकते हो आप, चेन्नई चाइना से ले सकते हो। फिर इलेक्टोरल इंटरफेरेंस की बात की गई, करप्शन की, इकोनॉमिक कोअर्शन की, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, हार्म, साइबर अटैक, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को खतरे में डाल रही हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही चाइना के अगेंस्ट जाते नजर आ रहे हैं। जयशंकर साहब ने ये भी एकदम क्लियर कर दिया है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न्स और पब्लिक सेफ्टी की कंसर्न्स भी इंडिया के लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन किया था भारत सरकार ने, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है। मिस्टर जयशंकर साहब ने ये मीटिंग्स क्वारंटीन में अटेंड की। मिस्टर जयशंकर साहब लंदन में है। मिस्टर जयशंकर साहब के साथ कुछ ऑफिशियल्स थे, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तो उसके चलते सबको क्वारंटीन होना पड़ा। तो जयशंकर साहब भी क्वारंटीन हो गए लंदन में। अब देखिए आम आदमी जब क्वारंटीन होता है तो वहां फंस जाता है, उसके पास रहने वगैरह जगह नहीं होती। लेकिन मिस्टर जयशंकर साहब किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में बंद होंगे, खाना पीना अपने मन का आ रहा होगा। तो ये क्वारंटीन के भी मजे हैं, कुछ ही लोग ले सकते हैं, आम आदमी के बस के नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा और बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स में चीजें आपको काम आएंगी। जयशंकर साहब का ये जो एग्जाम्पल है मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो। देखिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़ा एग्जाम है, कल की डेट में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज निकालते हो, अच्छा काम करते हो तो आप लोग भी फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हो। तो मेरी कही हुई बातों को हमेशा पॉजिटिव मैनर में लेना। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल अर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अपने सहूलियत अनुसार आप देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। केवल 16 से 20 वीडियोस है जो मेंबर्स के लिए, अभी के लिए मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो नहीं बन रही है। रीजन भी कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है और ऑलरेडी आपके लिए दिन में बहुत सी वीडियोस आ रही हैं तो समय नहीं मिल पाता है। कल ही जैसे कि मैंने एक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो अपलोड की, सतीश चंद्रा की, सॉरी स्पेक्ट्रम गलती से बोल गया, सतीश चंद्रा की मीडवल हिस्ट्री की वीडियो अपलोड की। अभी वो वीडियो ही लगभग आपकी 56 मिनट की है
और वो जो वीडियो का फाइल साइज निकला कल रात में मैंने उसको अपलोड कर मतलब बना लिया था 2 बजे तक, तो फाइल साइज 5 GB का निकला। इंटरनेट कनेक्शन कट गया तो सुबह मैंने उसको अपलोड किया। तो अब इस प्रकार की वीडियोस बनने में समय तो लग ही रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे तो बड़ी मदद मिलेगी। अगली न्यूज़ है, अच्छा हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कोविड पुश्ड मेन इनटू इनफॉर्मल लेबर, वुमेन आउट ऑफ वर्कफोर्स। देखिए एक सर्वे कराया गया है यंग सेमी स्किल्ड माइग्रेंट्स का फ्रॉम रूरल बिहार एंड झारखंड, अप्रैल 2021 में सर्वे कराया गया। इस सर्वे का बस आप एग्जाम्पल ले लो, इसको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के बहुत से सर्वेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो सर्वे वो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो पिछले साल का लॉकडाउन था इससे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर बढ़ गया। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर कैसे बढ़ गया, इसके बहुत से सर्वे हुए, दिस इज वन ऑफ दो सर्वेज। तो ये देखा गया कि रूरल बिहार और झारखंड के जो माइग्रेंट्स थे, जो पहले स्टेट से बाहर जाके काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आधे हो गए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट फाउंड दैट द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्टेट माइग्रेंट्स हाल्व्ड बिटवीन मार्च 2020 एंड 2021। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 के टाइम पीरियड में लॉकडाउन से पहले जितने भी रूरल बिहार और झारखंड के लोग बाहर के स्टेटों में जाके काम कर रहे थे वो आधे हो चुके हैं। और खास बात ये देखी गई है कि नो नेट इफेक्ट ऑफ रीमाइग्रेशन पोस्ट लॉकडाउन। तो मतलब कि लॉकडाउन के बाद जितने लोग अपने स्टेट में वापस लौट के आ गए थे, बहुत ज्यादा स्टेट से वापस दोबारा नहीं गए हैं। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट्स में स्टक थे जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई, और कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बाद ना इनके पास कोई फॉर्मल वर्क है ना सैलरीड वर्क है, और कुल मिला के ये सब पॉलिसी इंटरवेंशन से ही मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशन है भी नहीं। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में हैं। फिर यहाँ पे जेंडर ब्रेकअप की भी बात की जा रही है। वुमेन को यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन से पहले कुछ वुमेन्स के पास सैलरीड जॉब थी और 35% ऑफ देम वर आउट ऑफ स्टेट माइग्रेंट्स। मतलब ये वुमेन भी रूरल बिहार से और झारखंड से निकल के बाहर के इलाकों में जाके काम करती थी। तो मतलब कि स्टेट से बाहर 35% माइग्रेंट्स थी वुमेन की, जो कि वुमेन वो रूरल बिहार और झारखंड की थी, बट वहां से बाहर निकल के किसी और स्टेट में जाके काम कर रही थी। जून 2020 में क्या हुआ कि जून 2020 22% ऑफ देम वर स्टिल आउट ऑफ स्टेट। अब समझिए, रूरल बिहार और झारखंड की 35% वुमेन बाहर रख के काम कर रही थी लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन लगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी नौकरियां चली गई। अभी नौकरियां चली गई तो वापस आओगे, लेकिन इस लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के चलते मेन जितना वापस आ पाए हैं अपने गांव में, वुमेन उतना नहीं आ पाई हैं। तो जून 2020 तक ये देखा गया कि 22% वुमेन अभी भी स्टेट के बाहर फंसी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नौकरी थी, बस वो फंसी हुई थी। मतलब मेन के लिए जितना आसान है अपने घर पहुंच पाना, वुमेन के लिए उतना आसान नहीं है। वुमेन को और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई। मेन तो रात में कभी भी कैसे भी ट्रेवल कर लेंगे, बट वुमेन्स को कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। अप्रैल 2021 में देखोगे कि जो वुमेन का नंबर है इट इज 14% आउट ऑफ स्टेट। समझिए बात को, 2020 में लॉकडाउन से पहले टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स में 35% ऑफ वुमेन रूरल बिहार और झारखंड के बाहर किसी और स्टेट में थी। ये 35% का नंबर 22% पे पहुंच गया जून 2020 तक। क्योंकि जून 2020 तक लॉकडाउन तो तगड़ा लगा था, वुमेन्स के पास नौकरी नहीं थी, बट वो आराम से अपने घर आ नहीं पा रही थी। अब अप्रैल 2021 में हालात ये हैं कि 77% वुमेन घर पे बैठी, उनके पास नौकरी नहीं है, और केवल 14% आउट ऑफ स्टेट है। मतलब केवल 14% वुमेन माइग्रेंट्स की तरफ बाहर के स्टेटों में जाके काम कर रही हैं, 77% वुमेन घर में बैठी हुई, उनके पास कोई काम नहीं है। फिर अगर लॉकडाउन से पहले मेन के फिगर्स की बात की जाए तो 29% जो लोग थे वो आउट ऑफ स्टेट थे। लॉकडाउन के दौरान आप देखोगे कि 12.5% बचे लॉकडाउन, मतलब कि जब लॉकडाउन लगा 2020 में तो उससे पहले 29% जो लेबर्स थे आउट ऑफ स्टेट थे। फिर लॉकडाउन के बाद केवल 12.5% ही लोग माइग्रेंट्स बचे, और अप्रैल 2021 तक थोड़े ही लोग रीमाइग्रेट किए। मतलब अप्रैल 2021 में रूरल बिहार झारखंड में 18% लोग बाहर के स्टेटों में नौकरी कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले 29% कर रहे थे, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग वापस आ गए तो केवल 12.5% बाहर नौकरी कर रहे थे, अब 18% कर रहे, मतलब बहुत ज्यादा लोग वापस नहीं गए। जो वुमेन सैलरीड जॉब्स में थी वो आधी हो चुकी हैं, 42% से 20% में आ चुकी हैं। जो इनफॉर्मल वर्क में है न परसेंटेज ऑफ वुमेन, वो 3% से बढ़ के 12% हो चुकी हैं। ओके, 70% वुमेन यहां पे आप कह सकते हो जॉबलेस हैं अप्रैल 2021 में। और चूंकि मेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है घर का खर्चा चलाने का, तो इनको इनफॉर्मल जॉब्स में घुसना पड़ रहा है मजबूरी में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज और इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। देखिए स्वीडिश थिंक टैंक
सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ईयर बुक 2021 की रिलीज हुई है और इसमें यह बोला गया कि चाइना सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन कर रहा है अपनी न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री का, और इंडिया पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को एक्सपेंड करते यहां पे नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करो तो जो ओवरऑल नंबर ऑफ वॉर हेड्स है ग्लोबल मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो 2020 के शुरुआत में ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 2021 की शुरुआत में 156 सुनने में आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास 2020 की शुरुआत में 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे, अब 165 हैं। चाइना के पास 2020 की शुरुआत में 320 न्यूक्लियर वेपन्स थे, अब 350 है। तो मतलब थोड़ा ही बढ़ रहा है बट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल बढ़ रहा है और ये सही नहीं है। टोटल जो नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं एट द स्टार्ट ऑफ 2021 और ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन्स के 90% रशिया और यूएस के पास है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। मतलब ये कंट्रीज अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जनरल पेपर 2 में काम की चीज है। फिर बात करते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। क्या है भाई ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून? देखिए अभी के लिए नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून निकल के आया 20.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री ईस्ट। दीव, सूरत, नंदुरबार, भोपाल, नौगांव, हमीरपुर, बाराबंकी, बरेली। देखिए ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। अभी डेली बेसिस पे कुछ ऐसी लाइंस खींची जाती हैं। ये लाइंस बताती हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे कहां तक मानसून पहुंचा। 1 जून को केरला के कोस्ट पे मानसून स्ट्रक करता है हर साल, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो मानसून आगे बढ़ता। अभी एक दिन में मानसून कितना आगे बढ़ा, उसकी नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट क्या थी, वो उस दिन की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर डे पे मानसून कितना एडवांस किया, उसकी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री क्या थी, दिस इज नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून हमको क्या बताता है कि कितनी तेजी से मानसून आगे बढ़ रहा है मानसून के सीजन में और कितनी तेजी से मानसून वापस जाता है जब मानसून विड्रॉ करता है। तो दोनों ही जगह पे नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून को यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूज ये है कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का जो प्रोग्रेस है ना पूरे देश में, वो थोड़ा धीमे होने वाला है। क्यों होने वाला है? ड्यू टू अप्रोचिंग ऑफ मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली विंड्स। तो मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली विंड्स के चलते ये जो मानसून का आगे बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा धीमे हो गया है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगी बीतते दिनों के साथ। ऐसा रीजन क्या है? अब आपको जो नीले रंग के एरोस दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि मानसून इंडिया के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इलाका है यहाँ पे वेस्टर्लीज बहती हैं और ये वेस्टर्लीज कभी कभी हमारे मानसून के फ्लो को इस पर्टिकुलर इलाके में बढ़ने से रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं और इस पर्टिकुलर इलाके में बारिश थोड़ी कम होती है। अब आप बोलोगे सर कि ये वेस्टर्ली कहां से आए? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के बारे में सुना है ना? इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो जाके। यहां पे मैंने आपको जेट स्ट्रीम समझाया है, मैंने आपको पोलार जेट स्ट्रीम समझाया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम समझाया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट समझाया और इसका इफेक्ट समझाया इंडियन मानसून पे। पोलार जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये तीनों जेट स्ट्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के वेदर पैटर्न को देखते हुए। और यही जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसून के नॉर्दर्न फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, एक विंड अगर कुछ इस प्रकार से बहती हुई आ रही है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो हमारा मानसून का फ्लो है उसको ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है यहाँ पे। जनरल पेपर में ज्योग्राफी में चीज़ आपको काम है कि जो वीडियो का रेफरेंस दिया उसको देख लीजिए और मेरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th की जो भी मैंने अब तक ज्योग्राफी बनाई है सब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और ज्योग्राफी की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पे, तो अगर आपको समय मिले तो इस ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट वाली वीडियोस को भी देख लीजिए। अगर आप 2022 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास इनफ समय है, आप देख सकते हो। 2021 के लिए भी कर रहे हो, 14-14, 16-16 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो भी देख सकते हो, कुछ जाएगा नहीं, एक प्रकार का रिवीजन ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्विकेंस टू 6.3%। ये मंथली फिगर्स हैं, कहीं लिखने की इनको जरूरत नहीं है। तो मई में 6.3% पे पहुंच गया रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई रेटिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि फ्यूल और एडिबल ऑयल के दाम बढ़े हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो पहुंच गया 12.94% पे, समझ गया? तो 12.94% पे पहुंच गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स टोटल और रिटेल प्राइस इंडेक्स पहुंच गया 6.3% पे मई 2021 में। फ्यूल और लाइट कैटेगरी में
11.58% का इंक्रीज देखने को मिला है मई में। अर्बन इलाकों में 14.24% का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में 1.96% था, अब मई में 5.1% पे पहुंच गया। रूरल इलाकों की बात की जाए तो रूरल इलाकों में अप्रैल 2021 में महंगाई थी 3.75%, मई में हो गई 6.5%। वहीं पे अर्बन इलाकों की बात करो तो अर्बन इलाकों में अप्रैल में महंगाई थी 4.7%, मई में पहुंच गई 6%। फिगर किसने दिए? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये फिगर दिए। ओवरऑल आप देखोगे तो फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे 9.75% था मार्च 2021 में, मई में वो पहुंच चुका है 37.6%। और यही फ्यूल और पावर का होलसेल सेक्टर में इन्फ्लेशन अप्रैल में कितना था? 20.94%। तो मार्च 2021 9.75%, अप्रैल 2021 20.94%, मई 2021 37.6%। मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट्स का इन्फ्लेशन कितना पहुंच गया? 9% था अप्रैल 2021 में, 10.83% था मई 2021 में। ठीक है, तो WPI और आपका CPI दोनों का डाटा यहाँ पे दिख रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये भी है कि बेस इफेक्ट यहाँ पे प्ले में आ रहा है। अगर आप मार्च 2020 की बात करो, स्पेसिफिकली अप्रैल 2020 और मई 2020 को याद करो, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, चीजें ठप पड़ गई थी, तेल के दाम बहुत नीचे आ गए थे। अब दुनिया भर में तेल के दाम ऊपर आ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, उन सबके दाम ऊपर जा रहे हैं। तो जब दाम ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इंडिया में भी दिखेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मई 2021 के WPI फिगर्स स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। रिटेल फिगर्स भी बढ़े हैं, CPI भी बढ़ा है, बट WPI यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मई 2020 में पिछले साल WPI 3.37% घटा था, बट इस बार एक्चुअली में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इन्फ्लेशन एस्टिमेट अगर CPI वाला देखो तो RBI ने बोला है कि भाई 2021-22 में हमारा इन्फ्लेशन रहेगा टोटल 5.4% और ग्रोथ रहेगी 9.5%। देखते हैं आगे कितना होता है। CPI WPI क्या होता है? देखिए, CPI में और WPI में ये बास्केट्स हैं गुड्स ऑफ सर्विसेज के। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फूड सेक्टर, मेडिकल केयर सेक्टर, तो बहुत सारी अलग अलग चीजों के अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के दाम कितने हैं, इस हिसाब से CPI और WPI को डिसाइड किया जाता है। CPI का जो बास्केट होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें अलग अलग चीजों को अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CPI में जो फूड वाला एलिमेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और WPI में फूड वाले एलिमेंट को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो बेसिकली होलसेल लेवल पे, यानी कि रिटेल से एक लेवल पहले, कि रिटेल मतलब दुकान में जब आके चीज बिकती है तो वो कितनी महंगी सस्ती है, वो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया। और दुकान वालों को जो बेचते हैं, होलसेल लेवल में जो ऑपरेट करते हैं, वो कितनी महंगी सस्ती कर रहे हैं, वो होलसेल इन्फ्लेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रूड ऑयल को खरीदा जाएगा UAE से, तो वो थोक विक्रेता खरीदेगा, बहुत बल्क में क्रूड ऑयल खरीदेगा, लेकिन जब आके वो पेट्रोल पंप में बिकेगा तब वहां पे रिटेल इन्फ्लेशन दिखेगा। तो अगर 80 रुपए का पेट्रोल 85 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा तो वो रिटेल इन्फ्लेशन होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो वो होलसेल इन्फ्लेशन होगा। समझ गए? होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी चीज आपको काम आएगी। आज की लास्ट न्यूज, नाटो लीडर्स डिक्लेयर चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। शायद लास्ट ही है, जी हाँ लास्ट न्यूज है। तो बेसिकली यहाँ पे नाटो लीडर्स ने चाइना को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका बोलना है कि चाइना बहुत तेजी से न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, चाइना के गोल्स बहुत अलग हैं, बहुत असर्टिव बिहेवियर दिखा रहा है और चाइना रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी को खतरा है। तो जो 30 हेड ऑफ स्टेट्स थे नाटो के, उन्होंने चाइना को राइवल तो नहीं बोला है, बट चाइना की कोवर्सिव पॉलिसीज के अगेंस्ट में ये कमेंट कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि चाइना बहुत तेजी से अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, बहुत गलत सलत प्रकार का प्रोपोगेंडा फैलाता है। तो इन नाटो लीडर्स ने बोला है कि बीजिंग को अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मानना चाहिए और इंटरनेशनल सिस्टम में सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना चाहिए, बट वो बीजिंग कहीं ना कहीं करता नहीं है। जो बाइडेन कहीं ना कहीं एक इवेंट, एक मूवमेंट सा लीड कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। तो ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट, उसको शायद जो बाइडेन अब यहाँ पे पकड़ रहे हैं। जो बाइडेन का ये भी बोलना है कि मिलिट्रीली भी ये चाइना हमारे एलाइज को बहुत परेशान कर रहा है। एक्चुअली में ये इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये जो कंट्री साउथ चाइना सी में और इंडिया के बॉर्डर पे जो हो रहा है, इस रिस्पेक्ट में आज जो बाइडेन कमेंट कर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो मिलिट्री अलायंस है ये, स्टैब्लिश बाय वाशिंगटन ट्रीटी। 4 अप्रैल 1949 को यूएस ने इसको बनाया था, यूएस, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन ने। इस नाटो की ट्रीटी है, आर्टिकल 5,
जो कि ये बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक हुआ तो उसको सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। अगर आप देखो तो 2019 में 29 मेंबर स्टेट्स हैं नाटो के, मॉन्टेनिग्रो लेटेस्ट मेंबर है, तो अब 30 मेंबर स्टेट्स हो गए हैं आपके नाटो के। तो ये था जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।